2016 में रिलीज हुई मूवी द कॉन्जरिंग 2 में हमें 1977 के एनफील्ड पोल्टरगाइस्ट केस के बारे में बताया गया। पैगी हॉडसन, जो कि एक सिंगल मदर थी, वो अपने 4 बच्चों के साथ लंदन के एनफील्ड की ग्रीन स्ट्रीट में अपने घर में रहती थी। लेकिन अगस्त 1977 में उनके साथ काफ़ी अजीब चीज़ें होने लगी, जैसे घर के सामान का अपने आप ही हिलना या फिर हवा में उड़ना, घर की दीवारों और सीलिंग पर नॉकिंग साउंड सुनाई देना और पूरे घर में किसी सुपरनैचुरल एंटिटी के होने का एहसास होना। ये बात जायज़ है कि मूवी में इस स्टोरी को काफ़ी ज़्यादा एग्जैजरेटेड और ड्रामेटिक तरीके से दिखाया गया था, लेकिन एनफील्ड पोल्टरगाइस्ट केस से जुड़े रियल लाइफ इवेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा स्कैरी और मिस्टीरियस है। पुलिस कांस्टेबल, नेबर और जर्नलिस्ट तक ने भी इन सब चीज़ों को विटनेस किया। नियरली 50 सालों के बाद भी कोई भी इन इवेंट्स के पीछे कोई साइंटिफिक या फिर लॉजिकल रीज़न नहीं दे पाया है। इसे आज भी हिस्ट्री के वन ऑफ द स्कैरिएस्ट इवेंट में से एक माना जाता है। और आज के इस वीडियो में हम इसी केस के बारे में और भी अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उस घर में ऐसा क्या हुआ। इस कहानी की शुरुआत होती है अगस्त 1977 में। पैगी हॉडसन, जो कि एक सिंगल मदर थी, वो अपने 4 बच्चों मार्गरेट, जेनेट, जॉन और बिली के साथ लंदन के एनफील्ड एरिया की ग्रीन स्ट्रीट के हाउस नंबर 284 में रहती थी। अपने घर में पैगी अकेली वेज अर्नर थी, जिसकी वजह से हॉडसन फैमिली फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थी। फिर भी पैगी अपने बच्चों के साथ एक पीसफुल लाइफ जी रही थी। 31 अगस्त 1977 की रात से कुछ अजीब होना शुरू हुआ। जॉन और जेनेट ने अपनी मां को बताया कि रात में उनके बेड काफी जोर से हिल रहे थे, लेकिन पैगी ने उनकी बात टाल दी और कहा कि वे सिर्फ बातें बना रहे हैं। लेकिन अगले दिन जब फिर से ऐसा होने लगा तो पैगी ने उनके कमरे में जाकर असल में ऐसा होते हुए देखा। इसके बाद जब पुलिस को बुलाया गया तो एक कांस्टेबल, जिनका नाम कैरोलिन हीप्स था, उन्होंने एक चेयर को एक जगह से दूसरी जगह मूव होते देखा बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के। उन्होंने किसी रस्सी या फिर वायर को भी ढूंढने की कोशिश करी जिससे ऐसा हुआ हो, लेकिन उन्हें कुछ भी ऐसा नहीं मिला। इवन कैरोलिन ने एक एफिडेविट भी साइन किया, ये मानते हुए कि उन्होंने कुछ अजीब देखा था। लेकिन पुलिस ने इस केस को इन्वेस्टिगेट करने से मना कर दिया क्योंकि यहाँ किसी भी तरह का क्राइम नहीं हुआ था। ये इवेंट्स कई दिनों तक कंटिन्यू रहे। दीवारों और सीलिंग पर नॉकिंग साउंड, फर्नीचर का अपने आप हिलना, छोटी चीज़ों का अपने आप हवा में उड़ना और इसके बाद उनका काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाना अब इस घर में हर रोज़ होने लगा। और अब हॉडसन फैमिली ने भी हैरान होकर मीडिया आउटलेट द डेली मिरर का सहारा लिया। डेली मिरर ने अपने जर्नलिस्ट और फोटोग्राफर ग्राहम मॉरिस को इस घर में भेजा। मॉरिस ने इस घर में एक फेमस फोटोग्राफ कैप्चर किया जिसमें जेनेट अपने बेड के ऊपर लेविटेट करती दिख रही है। फोटोग्राफर मॉरिस और वहां बैठी जेनेट की फ्रेंड इस मोमेंट के विटनेस थे और उन्होंने ये कहा कि इस लेविटेशन के दौरान जेनेट विंडो की हाइट तक ऊपर उठ चुकी थी। द डेली मिरर ने सोसाइटी ऑफ साइकिकल रिसर्च का सहारा लिया और उन्होंने सितंबर 1977 में यहाँ 2 पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर मॉरिस ग्रॉस और गाय लायन प्लेफेयर को इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा। इन दोनों ने इस घर में 1 साल तक रिसर्च करी और कई सारे एविडेंस इकट्ठे किए जो कि इस केस को और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना रहे थे। एड और लॉरेन वॉरेन इस केस में इन्वॉल्व हुए, लेकिन वे यहाँ बिन बुलाए आए थे और सिर्फ 1 दिन रुक कर वे वापस लौट गए क्योंकि मॉरिस और प्लेफेयर इस केस को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव थे। लेकिन मूवी द कॉन्जरिंग 2 में वॉरेंस को ही इस केस के मेन हीरो के तौर पर पोर्ट्रे किया गया, जो कि काफ़ी ज़्यादा मिसलीडिंग है। वेल, मॉरिस और प्लेफेयर ने अपने इन्वेस्टिगेशन में 180 घंटों की ऑडियो रिकॉर्डिंग करी, जिसमें उन्होंने एक बूढ़े आदमी की आवाज़ को रिकॉर्ड किया। ये आवाज़ जेनेट ने निकाली थी, ये कहते हुए कि उसे पॉजेस कर लिया गया था। इस रिकॉर्डिंग में उस आदमी ने कहा कि उसका नाम बिल विल्किंस है और उसकी मौत इसी घर के बेसमेंट में हुई थी। उसने कहा कि वो अंधा हो चुका था और ब्रेन हेमरेज की वजह से उसकी मौत हो गई। और लोकल रिकॉर्ड्स में पाया गया कि बिल विल्किंस नाम के एक आदमी की मौत असल में इस घर में हुई थी और उसी तरह से हुई जैसा कि रिकॉर्डिंग में बताया गया। पहले इस पूरे केस में जेनेट एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थी क्योंकि कई सारी चीज़ें सिर्फ उसी के साथ हो रही थी, जैसे एक फोटोग्राफ में लेविटेट होना, बिल विल्किंस की आवाज़ में बात करना, रात के समय नींद में चलना। इनफैक्ट कई बार जेनेट की बॉडी को अपने आप ही एक जगह से दूसरी जगह फेंका जाता था। इवन एक इंटरव्यू के दौरान भी जेनेट की आवाज़ उसी ओल्ड मैन की तरह हो चुकी थी। Is anybody there? No. Who's there? Doctor Who. Doctor Who? Goose chases here. लेकिन ये सारी चीज़ें इतनी सिंपल नहीं थी। इसी सेम इंटरव्यू में जब रिपोर्टर ने जेनेट से पूछा कि इस डरावने माहौल में रहना कैसा है, तो जेनेट ने कहा कि कुछ भी डरावना नहीं है। और तभी उसकी बड़ी बहन मार्गरेट उसे चुप रहने को कहने लगी। How does it feel to be haunted by a poltergeist? It's not haunted. Shut up. Why isn't it haunted? I don't know. इसके अलावा सोसाइटी ऑफ साइकिकल रिसर्च की एक इन्वेस्टिगेटर अनीता ग्रेगरी,
जो कि एक स्केप्टिकल थी, उन्होंने ये कहा कि जेनेट और मार्गरेट ने कई बार चीज़ें फेक करी थी। उन्हें कई बार स्पून्स को बेंड करते, दीवारों पर नॉकिंग साउंड करते पकड़ा गया। तो इसका रीज़न बताते हुए जेनेट और उसकी बड़ी बहन ने कहा कि वे सिर्फ इन्वेस्टिगेटर को टेस्ट करना चाहती है कि वे फेक और रियल में डिफरेंस पहचान पाते हैं या नहीं। लेकिन आगे चलकर जेनेट ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि उन्होंने पूरे इवेंट की 2% चीज़ों को फेक किया था। जेनेट की उस फेमस लेविटेटिंग फोटो के पीछे स्केप्टिक्स ये कहते हैं कि जेनेट उस इमेज में बेड पर से जंप कर रही थी। वो एक स्कूल स्पोर्ट्स चैंपियन थी और जिसकी वजह से उसके लिए बेड पर से इतने बड़े जंप करना कोई बड़ी बात नहीं थी। और मेन काउंटर यही है कि अगर वे 2% चीज़ों को फेक कर सकती है तो शायद उन्होंने हर चीज़ को फेक ही किया होगा, यानी पूरी हॉडसन फैमिली ने मिलकर इन चीज़ों को प्लान किया। लेकिन इस लॉजिकल रीज़न को भी इतनी आसानी से नहीं माना जा सकता, क्योंकि रिपोर्टर्स, इन्वेस्टिगेटर्स और जर्नलिस्ट के सामने इतनी सारी चीज़ें फेक कर देना इतना ईजी नहीं है। और जेनेट जो कि सिर्फ 11 साल की थी, उसके लिए इतनी देर तक अपनी आवाज़ को बदलना इतना आसान नहीं है। एट द एंड द एनफील्ड पोल्टरगाइस्ट इवेंट स्केप्टिक्स और बिलीवर्स के बीच एक मेजर टॉकिंग पॉइंट है। कोई भी इस केस को पूरी तरह से समझ नहीं पाया है। वेल, आपका इस केस के बारे में क्या मानना है, इसे कमेंट में ज़रूर शेयर करें और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।